डियर फ्रेंड्स, अगर हम यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन में भी जीएस पेपर 4 की बात करते हैं तो वो आता है एथिक्स यानी नैतिकता। अगर हम सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात करें, यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जीएस पेपर 4 है और आपने ज़रूर देखा होगा इस पेपर का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स को। ये एक ऐसा पेपर है जो कि GS1, GS2 एंड GS3 सबसे कम इसका सिलेबस है और सबसे हल्का पेपर है और सबसे अधिक मार्क्स इसमें आते हैं। इसके काउज क्या है? इसके काउज बहुत सिंपल है। इसके काउज ये है कि ये पेपर आप देखेंगे कि 2 पार्ट में बटा होता है। एक जिसमें कि हमें थ्योरी मिलती है, आप देखेंगे कि थ्योरी होता है, और दूसरा जिसमें कि केस स्टडी होता है। अगर हम पेपर वाइज देखेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी 2 भागों में बटा होता है। ग्रुप ए से लगभग 1 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड ग्रुप बी से भी 1 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पर इसमें आसानी क्या है या इसकी जो विशेषता है वो विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता ये है कि जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे वही आपको केस स्टडी में उसी थ्योरी बेस्ड आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें सबसे बेनिफिट बात यह है कि आप आधा एनर्जी दे करके आप 100% जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मार्क्स लाने के लिए इसमें जो है आप तैयार रहते हैं। एथिक्स एक बहुत सिंपल सा पेपर है और ना केवल सरकारी प्रतिनिधित्व को जो इसको जानना चाहिए बल्कि साथ साथ जो है जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उन सबको भी एथिकल होनी चाहिए। तो क्या ये सब के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम एथिक्स पढ़ाने के जगह पे अगर हमारे जो सरकार के प्रतिनिधित्व हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें डेमोक्रेसी के जो पार्ट हों या जो जजेज हैं, अगर उनके अंदर अगर एक एथिक्स की चीज़ों को डेवलप कर दे तो हो सकता है कि समाज में एक बेहतर दिशा को प्राप्त किया जा सकता है और वो चीज़ें धीरे धीरे निचले पायदान पर यानी कि आम जनता तक पहुंच सकती है। एथिक्स को या नैतिकता को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको डिफ़ाइन करने से पहले हमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये एथिक्स यानी जिसको हम लोग नैतिकता कहते हैं, इसके पहले एक चीज़ आता है वैल्यूज़, जिसको हम लोग मूल्य कहते हैं। एंड इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको ज़रूर देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, या हम इसको कह सकते हैं आचरण संहिता। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि वैल्यूज़ क्या होता है और फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम आपसे बात करेंगे कि एथिक्स क्या होता है एंड फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम ये बात करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। वैल्यूज़ जिसको हम लोग मूल्य के रूप में कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में प्रति क्षण एवरी टाइम जो है कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के सोच उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, उसके कुछ अपने आदर्श होते हैं, कुछ उसके पसंद होते हैं, कुछ उसकी इच्छाएं होती हैं, कुछ उसके विचारधारा होती है। ये सारी चीज़ें जो है पार्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं। अगर आपके आदर्श उच्च हैं, आपके विचारधारा उच्च हैं, तो आप निश्चित तौर से एक उच्च व्यक्ति या उच्च व्यक्तित्व के स्वामी।
किसी भी व्यक्ति को उसकी सोच से हम उसके व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी इस संदर्भ में कहा था कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। इसीलिए अगर हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका आदर्श कौन है और वह व्यक्ति हमसे कहता है कि मेरा आदर्श महात्मा गांधी है, तब ऐसे कंडीशंस में हम उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति सत्य, अहिंसा, सामंजस्य, शांति, इन सब चीज़ों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं, उसको बहुत प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर सकारात्मक वैल्यूज़ को, सकारात्मक मूल्य को समावेश कर दे, उसका व्यक्तित्व अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जब हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सोचते हैं, तो निश्चित तौर से कुछ नकारात्मक चीज़ें, कुछ नकारात्मक मूल्य भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति को क्या करना है, उसको ये करना होता है कि वो अपने नकारात्मक मूल्य को दबा दे, वो अपने नकारात्मक मूल्य के जगह पे अपने सकारात्मक मूल्य को आगे बढ़ाए। इससे उसका व्यक्तित्व आगे बढ़ता है। तो बहुत सारे सोच, बहुत सारे पसंद, बहुत सारे इच्छा, बहुत सारे विचारधारा, बहुत सारे आदर्श में से सबको धरातल पर एक्शन के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। एथिक्स एक शब्द है जिसका सामान्य रूप से अर्थ होता है बंच ऑफ एक्शन, कार्रवाइयों का समूह। कैसे कार्रवाइयाँ? अच्छी कार्रवाइयाँ, सकारात्मक कार्रवाइयाँ, ऐसे कार्रवाइयाँ जिससे कि समाज और देश के संदर्भ में एक सकारात्मक प्रवाह आगे की तरफ बढ़ सके। तो वैल्यूज से ही आगे बढ़ते हुए हम एक्शन यानी इथिक्स यानी नैतिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं। नैतिकता क्या होता है? जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हम अच्छी सोच रखते हैं, एक सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे जो बंच ऑफ एक्शन है, हमारे जो कार्रवाइयाँ हैं, उसमें उसका सीधा प्रभाव दिखेगा। अगर हम समाज के लिए एक सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अपने कार्यों के माध्यम से हम समाज में कुछ प्रगति, कुछ उत्थान, इन सब का समावेश कर पाते हैं। हम मानव के प्रति अगर अच्छा विचार या अच्छा वैल्यूज़ रखते हैं, तो हमें ये साफ दिखता है कि हम मानव के प्रति दया करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके साथ सामंजस्य के साथ रहते हैं। ये सब जो है क्या है? बंच ऑफ एक्शन में है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ एथिक्स है। इसके विपरीत भी कुछ ऐसे कार्य होंगे जो कि समाज के लिए नकारात्मकता या अन्य चीज़ों में आपको उसको देखने को मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं? अनैतिकता। तो नैतिकता का संदर्भ क्या है कि आपके अच्छे कार्यों का एक समूह है और उस कार्यों का सीधा प्रवाह जो है वो समाज, देश, मानवता के रूप में दिखता है। आपके कार्य, नैतिकता बाध्यकारी नहीं है। यानी कि अगर आप की एक नैतिकता है या समाज की एक नैतिकता है कि आप किसी को दान दे रहे हैं, तो अगर कोई दान नहीं दे रहा है तो ऐसे स्थिति में हम उसको जेल नहीं कर सकते। ठीक है, वो नहीं दे रहा है, उसके अंदर एक नैतिकता डेवलप करनी होगी। तो नैतिकता क्या होता है कि ऐसे बंच ऑफ एक्शन के साथ होता है जो कि बाध्यकारी नहीं होता, परंतु वो आपके वैल्यूज़ को सीधा प्रदर्शित करता है। क्या सभी प्रकार के कार्य, इन सभी प्रकार के कार्य करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं? आपके ऊपर कोई कारिता नहीं है? ऐसा भी नहीं। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे कार्यों में से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिस पर कि आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो जाता है कि आपको ऐसा करना है या आपको ऐसा नहीं करना है। अगर उस
आचरण संहिता या उस बनाए गए नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो फिर ऐसे स्थिति में आप आर्थिक या शारीरिक दंड के भागी होते हैं जो पूर्व निर्धारित होता है। सरकार इस बात पर ध्यान रखती है कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो उच्च मूल्य, उच्च नैतिकता के साथ निर्धारित आचरण संहिता का पूरी तरह से पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि इसके माध्यम से समाज और देश में एक प्रगति, एक उन्नति का प्रवाह हो सके। बहुत सिंपल से अगर हम इसको समझते हैं तो हम इसको समझने का प्रयास इस तरह से करते हैं कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स का टीचर के प्रति अगर अच्छे मूल्य हैं, अच्छे विचार हैं, तो आप देखेंगे कि उसका प्रदर्शन जो है उसके कार्रवाइयों में, उसके बंच ऑफ एक्शन में दिखता है। जब कभी शिक्षक के सामने वो स्टूडेंट आते हैं तो वो उनको झुक के प्रणाम करते हैं या उनका आशीर्वाद लेते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि आशीर्वाद या प्रणाम करना बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि शिक्षक उसको बुला करके कहे कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो ये पार्ट ऑफ एथिक्स हो गया। लेकिन अब स्टूडेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि वो जब क्लास में जाएगा तो फिर क्लास में जाने के बाद उसे शांतिपूर्वक बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना है। अगर वो क्लास में हल्ला गुल्ला कर रहा है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा और फिर शिक्षक उसे निर्धारित दंड दे सकते हैं कि तुम्हारे वजह से अन्य छात्र, अन्य विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए तुम बाहर चले जाओ। जब हम लोग थे तो हम लोगों के शिक्षक जो है वो छड़ी वगैरह रखते थे और कई बार डस्टर से भी काम चला लेते थे, तो अब जो है चीज़ें बदल रही। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि आपको कुछ चीज़ों का निर्धारित नियम के अनुसार पालन करना होगा। कई बार हम लोग इस चीज़ को भी देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होती है, इसी में आता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। देखिए, हम दो तरह से कोई काम को करते हैं, एथिक्स करते हैं। फर्स्ट ये कर सकते हैं हम कि अच्छा काम कर रहे हैं, यानी किसी को दान दे रहे हैं। ठीक है, हमने उसको दान दिया। अब दान देने का भी दो तरह का आप देखेंगे कि दान देने का भी दो तरीका हो सकता है। एक ये है कि हम उस जिसको दान दे रहे हैं उसको बड़ा घमंड से, अपने व्यवहार में बहुत घमंड ला करके उसको कुछ पैसा ऐसे करके दे रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम उसको दान देते समय हम बहुत पोलाइटली उससे कुछ बात करके उसको बहुत प्रेम के साथ देते हैं। दोनों ही काम एथिकली अच्छा है, लेकिन आपके जो एटीट्यूड है वो दोनों को काम करने के लिए अलग अलग है। एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड है और एक कह सकते हैं आप नेगेटिव एटीट्यूड है। दोनों में दान दिया जा रहा है, लेकिन जब आप उस व्यक्ति को सम्मान देते हुए, उसको प्रेम के साथ दान देते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए काम करते हैं, तब आपसे कहा जाता है कि आप अच्छे एटीट्यूड से किसी काम को संपन्न कर रहे हैं। इसी के विपरीत अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में काम होते हुए भी वह व्यक्ति कुछ न कुछ मानसिक रूप से दुखी है और इसका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी में या जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, उनके लिए उच्च वैल्यू के साथ साथ उच्च नैतिकता, कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे इस बात का भी हमें प्रशिक्षण देना चाहिए कि उसके जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड बेहतर हो। इन सारी चीज़ों का समावेश, इन समस्त चीज़ों का समावेश कि किस प्रकार से हम चीज़ों को करें, इसके लिए एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का एक रिसोर्सेस है, सेकंड ARC का 4th रिपोर्ट, जिसका नाम ही है शासन में नैतिकता।
तो उसके आधार पर भी हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या नैतिकता है, जुडिशरी के लिए क्या है और राजनीतिज्ञों के लिए क्या क्या है। आज के डेट में जब हम देखते हैं कि बहुत बड़े काम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी संपन्न किए जा रहे हैं या पीपीपी के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो फिर सरकार ने इस बात को भी निर्धारण किया कि जो निजी संस्थाएं हैं या जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में लागू किया जाए ताकि वो गुणवत्तापूर्ण सेवा और वस्तु हमारे जनता को उपलब्ध करा पाए। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे आरटीआई और इस सिलेबस के जो अन्य पार्ट हैं उसके बारे में कि किस प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, किस प्रकार से 14 यानी कि 14 जो है नैतिकता का पॉइंट जो है जोड़ा गया है। और आप देखेंगे कि इस कोड ऑफ कंडक्ट और नैतिकता के पॉइंट से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस केस स्टडी यानी कि जो सेकंड पार्ट होता है एथिक्स का उसमें से आते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आप बेहतर रूप से समझते हैं तो केस स्टडी को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल ही तकलीफ़ या बिल्कुल आप उसमें किसी प्रकार का दिक्कत महसूस नहीं करेंगे, बहुत आराम से उस केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके साथ इस संदर्भ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।